वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, हर क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि स्प्रिंग वाली घड़ी को चंद्रमा की सतह पर ले जाने से यह है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि हमारी जो स्पिनिंग वाली वॉच होती है, यदि उसको अपन मून पर लेकर के जाते हैं तो वह फास्ट चलने लगती है या स्लो चलने लगती है, या वह कोई कार्य नहीं करती है, या यानी वह कोई परिवर्तन नहीं दिखाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी यह कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाएगी। क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल होता है दोस्तों वह गुरुत्व पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके कारण जो आवर्तकाल इसका पृथ्वी पर होगा वही आवर्तकाल इसका चंद्रमा पर भी रहेगा। तो यानी कि यह कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि दोस्तों आपको स्टेटमेंट नहीं याद रहता तो आपको पता होगा कि जो स्प्रिंग का लोलक का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 पाई रूट m अपॉन में क्या होता है, यानी यह केवल द्रव्यमान एवं जो हमारा स्प्रिंग नियतांक क्या होता है उसी पर डिपेंड करती है, गुरुत्वीय पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हैं परंतु रासायनिक गुण समान है तो कहलाते हैं। दोस्तों आपको पता है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो तत्व हैं दोस्तों वह है एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनके दोस्तों हमारे जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन दोस्तों इनके रासायनिक गुण समान है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो रासायनिक गुण होते हैं वो हमारा जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है जेड, उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि समान रासायनिक गुण है तो इनका दोस्तों परमाणु क्रमांक है यानी जेड दोनों का समान है। और हम जानते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो होते हैं हमारे समस्थानिक, यानी आवर्त सारणी के अंदर दोस्तों हमारा जो तत्व का स्थान होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। और परमाणु क्रमांक की ही और दोस्तों उसी पर हमारे रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, यानी इनके रासायनिक गुण समान है, यानी कि दोस्तों इनका जो स्थान है वो समान है। तो ये हो जाएंगे समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। समभारी क्या होते हैं, यानी दोस्तों कोई भी हमारे जो परमाणु है उनके दोस्तों ये दोस्तों हमारे जो द्रव्यमान क्रमांक होते हैं यानी द्रव्यमान संख्या होती है, यदि दोनों समान होते हैं तो वो होते हैं हमारे समभारी के। यदि दोस्तों हमारे जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर एवं जो हमारे जो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या होती है उनका अंतर यानी दोस्तों जिनका जो डिफरेंट है यदि दोनों का सेम होता है तो वो होते हैं हमारे समन्यूट्रॉनिक। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें इक्वल दिया हुआ है। तो ये हो जाएंगे हमारे समस्थानिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि एक स्प्रिंग लोलक की आवृत्ति दोगुनी करने के लिए हमें, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि जो हमारा कोई स्प्रिंग लोलक है उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमें दोगुना करना है। तो आप क्या करेंगे, द्रव्यमान को 1/4 करेंगे, या द्रव्यमान को 4 गुना करेंगे, या द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे, या द्रव्यमान को आधा करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी स्प्रिंग ऑसिलेटर होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो n=1/2 पाई रूट k/m होता है। यानी कि दोस्तों जो आवृत्ति होती है वो हमारे रूट m के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से यदि दोस्तों अपन द्रव्यमान को 1/4 करेंगे, यानी 1/4 करेंगे अपन इसको रिड्यूस करेंगे 1/4 से, तो दोस्तों हमारी जो फ्रीक्वेंसी का मान हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 4 का रूट हो जाएगा 2। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि द्रव्यमान को अपन 1/4 करेंगे तो हमारी जो आवृत्ति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है, यानी दोस्तों हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर आपको बताना है कि मंदक के रूप में किसको काम में लिया जाता है। तो दोस्तों मंदक के रूप में काम में लिया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है ग्रेफाइट। और दोस्तों जो केडियम होता है उसको अपन लिए काम में लेते हैं नियंत्रक के रूप में। दोस्तों नियंत्रक एवं मंदक में आपको अंतर पता होना चाहिए। मंदक क्या होता है कि दोस्तों हमारे जो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो हमारे न्यूक्लियंस होते हैं
उनकी स्पीड को कम करते हैं, बल्कि नियंत्रक क्या होते हैं कि दोस्तों इनको गायब कर जाते हैं। इनकी इनकी संख्या यदि अधिक हो जाती है तो उसको नियंत्रित करते हैं, यानी कि उनको यानी घटा देते हैं संख्या को। यदि कम हो जाती है वो तो उनको यानी कि दोस्तों नियंत्रित रखते हैं। और बल्कि मंदक क्या होता है, यानी कि दोस्तों इनकी जो स्पीड होती है उस स्पीड को कम करते हैं। तो स्पीड को कम करने के लिए ग्रेफाइट का काम में लिया जाता है। और दोस्तों यदि इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो संख्या को कम करने के लिए कैडमियम की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, नाभिकीय रिएक्टर में यदि दोस्तों मंदक के रूप में पूछे तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और नियंत्रक के रूप में किया जाता है कैडमियम की छड़ों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे होती हैं। यानी दोस्तों हमारा जो दूर संचार होती है, यानी संचार के अंदर जो तरंगे उपयोग काम में ली जाती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो माइक्रोवेव होती हैं उनका प्रयोग हमारा यानी जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन होता है उसके अंदर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी तो टेलीकम्युनिकेशन होता है उसके अंदर माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि बूलियन बीजगणित मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। यानी दोस्तों हमारा जो बुलन अलजेब्रा होती है वो आपको बताना है किस पर बेस्ड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा, यानी तर्क द्वार। यानी दोस्तों उनके अंदर बुल अलजेब्रा ही यानी काम में ली जाती है। यानी जो बूली बीजगणित होते हैं वो लॉजिक यानी तर्क पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों इनको याद रखने के लिए आपको याद रखें, यानी कि जो लॉजिक गेट होते हैं यानी लॉजिक गेट किस पर आधारित होते हैं, बूलियन बीजगणित पर ही। तो बूलियन बीजगणित किस पर बेस्ड होती है, हमारी लॉजिक गेट पर नहीं तर्क द्वार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 7th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं मापी जा सकती क्योंकि। यानी दोस्तों हमारे जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको अपन एमीटर द्वारा मेजर नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसका आपको कारण बताना है, रीजन बताना है क्या है। पहला रीजन आपको दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा डीसी एमीटर से प्रवाहित नहीं होती। दोस्तों हमारा गलत है, क्योंकि डीसी एमीटर होता है उसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा भी प्रवाहित होती है। दूसरा है कि पूर्ण चक्कर में इसका माध्य मान शून्य होता है। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी जो एमीटर होता है उसके अंदर दोस्तों ये जो हमारे दो चुंबकें होती हैं उनके बीच में दोस्तों एक कॉइल होती है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। और दोस्तों यदि उससे अपन अल्टरनेटिव करंट यानी प्रवाहित कराएंगे, यानी प्रत्यावर्ती धारा को अपन प्रवाहित कराएंगे, तो हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का मान दोस्तों रेगुलर परिवर्तित होता है, यानी एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो इसके कारण क्या होगी दोस्तों, बार बार चेंज होने के कारण दोस्तों ये जो सुई रहेगी वो अचानक से चेंज न होकर एक ही स्थान पर बनी रहेगी, जिससे कि अपन इसे धारा का माप नहीं निकाल सकते। ये अपन कह सकते हैं कि दोस्तों इसका जो बल आघूर्ण का मान होगा तो उसका मान शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं बल आघूर्ण का मान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई थीटा। और हम जानते हैं कि दोस्तों धारा का प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूर्ण चक्कर के लिए इसका जो मान होता है औसत मान वो होता है शून्य। तो यहाँ पर आई का मान शून्य रखेंगे तो यहाँ पर टो का मान 0 हो जाएगा। और यदि इसके अंदर बल आघूर्ण शून्य होगा कुंडली में तो दोस्तों इससे धारा का मान नहीं मेजर किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जो एवरेज वैल्यू होती है, यानी दोस्तों हमारा जो पूर्ण चक्कर के लिए जो इसका माध्य मान होता है वो क्या होता है, शून्य धारा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा अचानक वृद्धि क्यों नहीं होती। यानी दोस्तों हमारा कोई परिपथ है उसके अंदर दोस्तों एक हमारी प्रेरकत्व कुंडली लगी हुई है। यदि दोस्तों इसके बैटरी को यानी कुंजी को बंद किया जाता है यानी धारा प्रवाहित करते हैं तो अचानक से धारा का मान नहीं बढ़ता क्यों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा प्रेरण का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि प्रेरकत्व के अंदर दोस्तों जैसे ही यानी धारा प्रवाहित करते हैं अपन तो इसमें एक दोस्तों एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसकी डायरेक्शन इसके विपरीत होती है, यानी यह विपरीत डायरेक्शन में धारा प्रवाहित करता है। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण दोस्तों इसके अंदर धारा का मान अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों जैसे ही इसके अपन धारा का मान बढ़ाते हैं अचानक से तो इसके अंदर विपरीत दिशा में भी दोस्तों एक धारा उत्पन्न होती है जिसके कारण यानी धारा का मान अचानक से नहीं बढ़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः धारा का औसत मान शून्य होता है, धारा के वर्ग का औसत मान शून्य होता है, या औसत शक्ति सह शून्य होता है, या वोल्टता तथा धारा के कलांतर शून्य होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी जो करंट की एवरेज वैल्यू होती है दोस्तों वो शून्य होती है, बल्कि दोस्तों अपन इसका वर्ग माध्यम मूल मान देखते हैं। यानी दोस्तों हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से होती है, यानी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो एक चक्कर में दोस्तों इसका अपन औसत मान निकालेंगे तो वो तो हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा। यदि दोस्तों अपन इसका वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं कि नेगेटिव संख्या का भी वर्ग करेंगे तो हमारा पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो फिर हमें ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों इसका औसत मान शून्य नहीं होगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी धारा का औसत मान शून्य होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बैटरी द्वारा प्रदाय अधिकतम धारा होती है। यानी दोस्तों कोई बैटरी आपको दी हुई है, उसके द्वारा आपको बताना कि परिपथ में धारा का मान मैक्सिमम कब होगा। यानी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य हो, या आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से तुल्य हो, या आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध लगा होता है उसका मान बैटरी का दोस्तों जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके इक्वल हो जाता है। तो दोस्तों हमारे जो परिपथ होता है उसके अंदर धारा का मान मैक्सिमम होता है। यही हमें पूछा गया है कि धारा का मान अधिकतम कब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य हो तो हमारे बैटरी द्वारा प्रदाय जो धारा होती है वो अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 11th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्रोत एवं प्रेषक एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। यदि ध्वनि का वेग बढ़ा दिया जाए तो प्रेषक द्वारा सुनी गई आवृत्ति होगी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो हमारा सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है दोनों दोस्तों रेस्ट में हैं, और यदि दोस्तों हमारी साउंड की स्पीड है उसको अपन बढ़ा देते हो, आपको बताना कि जो हमारी इस फ्रीक्वेंसी होगी उसका बताना कि उसका मान किस प्रकार से चेंज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी दोस्तों परिवर्तित नहीं होगी। यानी दोस्तों यदि हमारे सोर्स एवं जो हमारा ऑब्जर्वर है दोनों रेस्ट में है, और यदि स्पीड की हमारी साउंड की स्पीड है उसको इंक्रीज किया जाता है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा डोपलर प्रभाव के अनुसार फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो पी वी प्लस माइनस वी नोट अपॉन में वी माइनस प्लस वी एस इंटू में होता है एफ एस। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ कि ऑब्जर्वर एवं जो हमारा सोर्स है दोनों रेस्ट में है, तो वी नोट एवं वी एस का मान शून्य रखेंगे। यदि इसका मान शून्य रखेंगे दोस्तों हमारी जो साउंड की वेलोसिटी ऊपर से नीचे दोनों तरफ से कट जाएगी, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों हमारी पहले के बराबर ही प्राप्त हो जाएगी। यानी दोस्तों फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो साउंड की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ऑब्जर्वर एवं सोर्स की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी परिवर्तित नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जब एक लैंप को संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो, यानी दोस्तों हमारा जो कोई लैंप है उसको कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में यानी एक कैपेसिटर के साथ, तो आपको बताना है कि लैंप नहीं जलेगा, या लैंप फ्यूज हो जाएगा, या लैंप सामान्य रूप से प्रकाशित होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी लैंप नहीं जलेगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा कैपेसिटर होता है वो इस प्रकार से होता है, इसके अंदर दो प्लेटें होती है, इसके साथ श्रेणी क्रम में दोस्तों यदि कोई बल्ब जोड़ा जाता है तो यह नहीं जलेगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारा कोई खुला परिपथ होता है, यानी परिपथ यहाँ से खुला है, तो खुले परिपथ में यानी बर्फ हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी लैंप नहीं जलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, यानी मूविंग बॉडीज के लिए, या वन मूविंग, या अनोदर स्टेशनरी, या फॉर रिलेटिव मोशन, या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी सापेक्ष गति के लिए। यानी दोस्तों हमारा जो डॉपलर का प्रभाव होता है वो कब लागू होता है, जब सोर्स और हमारा जो
ऑब्जर्व होता है, उसके अंदर दोस्तों हमारी जो आपेक्षिक गति होती है, यानी कि दोस्तों आपेक्षिक गति होने के कारण दोस्तों में जो इनके जो सोर्स की जो ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो किस यानी ऑब्जर्वर को कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। जो ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो डिपेंड करती है डॉपलर के प्रभाव के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों इनके आपेक्षिक वेग पर डिपेंड करेगी, यानी कि इसके सापेक्ष वेग होगा इस पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी डॉपलर प्रभाव ऑब्जर्वर एवं सोर्स होता है उनकी जो हमारी रिलेटिव मोशन होती है उस पर डिपेंड करता है। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी चालक को दिया गया विभव निर्भर करता है। यानी दोस्तों कोई चालक है, उसको यदि दोस्तों अपन विभव v देते हैं तो यह किस बात पर डिपेंड करेगा, वो आपको बताना है कि आवेश के मान पर या ये जो चालक होती है इसकी आकृति या आकार पर या दोनों पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि इसको अपन कोई विभव दे रहे हैं तो इसके अंदर कितना विभव ग्रहण किया जाता है वो इस पर जो स्थित आवेश है क्यों एवं इसके आकार व आकृति पर डिपेंड करेगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं v का जो फॉर्मूला होता है वो q अपॉन में c होता है, यानी दोस्तों q इज इक्वल टू होता है cv। दोस्तों यहाँ पर q है हमारा आवेश और c है होती है हमारी धारिता। और दोस्तों हम जानते हैं जो धारिता होती है वो यानी किसी चालक के आकार व आकृति पर डिपेंड करती है, और आवेश की इसके अंदर आ गया है तो जो दिया गया विभव है यानी दोस्तों वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आवेश के मान पर व चालक की आकृति व आकार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ए व बी दोनों। अब हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से स्वप्रेरकत्व की विमा नहीं है। यानी दोस्तों हमारा जो सेल्फ इंडक्शन होता है उसकी यानी कि आपको बताना है कि कौन सी यूनिट नहीं होती। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है वेबर पर मीटर। आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो एल इज इक्वल टू होता है वो 5/I होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं कि दोस्तों इसकी विमा हमारी सही है। दूसरी विमा है दोस्तों ओम इंटू मीटर। यानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा प्रत्यावर्ती वाला चैप्टर है उसके अंदर दोस्तों हमारी जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है वो एल अपॉन में आर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि एल का जो फॉर्मूला होता है वो ओम इंटू रेजिस्टेंस भी प्राप्त ओम इंटू सेकेंड भी प्राप्त होता है, यानी कि ये होगा हमारा सेकेंड, आर को जाएगा ओम। तो ये मात्रक भी हमारा सही है। और दोस्तों ये जो डी ऑप्शन वाला है जूल पर एम्पियर यानी जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, तो दोस्तों ये भी इसका मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो जूल एम्पियर होता है वो स्व प्रेरकत्व की विमा नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। बल्कि ए बी व डी वाली जो हमारी विमाएं दी हुई हैं वो तीनों स्व प्रेरकत्व की विमाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना यहाँ पर है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, यानी दोस्तों यहाँ पर दो यानी दो इसकी जो पावर है वो -2 है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको आप ऑप्शन को कर लेना जूल पर एम्पियर स्क्वायर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जूल एम्पियर इसकी विमा नहीं होती। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। हमारे आज के जो सभी क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।